हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए प्रत्येक टॉपिक से निचोड़ सीरीज चला रहा है। आज आपका टॉपिक है प्रवाल भित्ति, गर्त एवं द्वीप तथा महासागरीय निक्षेप। ये चैप्टर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें से 2-4 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, या ईएमआरएस से संबंधित प्रश्न हो, या शिक्षक की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे पूरे भारत में किसी भी राज्य की हो, भूगोल जहां सिलेबस में है, ठीक है, या जिन्होंने भूगोल लिया है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप निश्चित रूप से जुड़िए और अपनी कमियों को पहचानिए और उसको दूर करिए। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, शादी का सीजन शुरू हो गया है। आपके नात, रिश्तेदार, साथी, मित्र, यार में बहुत सारी शादियां होंगी, आपको बुलावा भी जाएगा, लेकिन आप अपने एग्जाम को देखते हुए अपने मन को थोड़ा सा मार के बैठिएगा, ताकि आपका दिन भी अच्छा हो पाए, आपका दिन भी लौटे और आपकी भी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे लोग जो नाराज होंगे, सारे लोग मान जाएंगे, ठीक है। आप उनसे कह लीजिएगा कि देखिए भाई, मेरा एग्जाम था, मैं नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी में आप भी मत आइएगा, ठीक है। तो आइए कमरे में बैठकर केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करते हैं, और उस प्रैक्टिस सेट के दौरान जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जो कंफ्यूज कर रहे हैं, उनसे संबंधित टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं। तो हम उसी जांचने के लिए कि क्या आपके कितने सही हैं इसमें और कितने आपके गलत हो रहे हैं। देखिएगा, प्रवाल भित्ति है, गर्त है, खाड़ी, द्वीप एवं महासागरीय निक्षेप से संबंधित 42 से 45 क्वेश्चन लगे हैं, जो आपको लगभग 100 क्वेश्चन की समझ देंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। तो प्रवाल आप समझ रहे होंगे कि प्रवाल भित्ति से तात्पर्य क्या है कि सागर और महासागर में जो मूंगा होते हैं, प्रवाल होते हैं, उनके जमने से जो चट्टान बनती है उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। उन्हीं जीवों के उत्पत्ति होने के अनुकूल परिस्थितियां की बात की गई है कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जहां प्रवाल जन्म लेता है, जहां प्रवालों का विकास होता है। तो देखिए, छिछला समुद्री भाग एकदम सही है। छिछले समुद्री भाग में ही प्रवाल जन्म लेते हैं और विकास करते हैं, गहरे में नहीं। एक कोश की वनस्पति, ये उनका भोजन है। एक कोश की वनस्पति जहां होगी वहीं पर ये प्रवाल का विकास होगा। 68 से 70 फ़ारेनहाइट तापमान, ये फ़ारेनहाइट में दिया है, जिसको देखकर चौंकिएगा मत। जब इसको अंश सेल्सियस की बात करेंगे तो ये आपका कवर करेगा कितना, अंश सेल्सियस में ये 20 अंश सेल्सियस से कितना होता है, 21 अंश सेल्सियस के मध्य होता है, ठीक है। हाँ, तो ये फ़ारेनहाइट में ये है, लेकिन अंश सेल्सियस में वो होगा। अधिक लवण युक्त जल, यही नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि प्रवालों का विकास अधिक लवण में नहीं होता। यानी ये 3 आप याद रखिएगा, तीनों से जरूर, कभी कभी एक ही प्रश्न में तीनों आ जाते हैं और कभी कभी तीनों से 3 प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा कि प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए। फिर वही प्रश्न, अगर उसका विश्लेषण आपने सुना तो इस प्रश्न का जवाब आप दे पाए होंगे, जरूर दीजिएगा। और देखिएगा टोटल में से गलत आपका कितना हो रहा है, 20 अंश सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने दिया। अवतलन सिद्धांत, प्रवाल भित्तियों के जन्म विकास से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से प्रमुख है मर्रे के, डार्विन के, डेली के। तो आइए देखते हैं अवतलन सिद्धांत किसने दिया है। अवतलन सिद्धांत की अगर बात करें तो यह है डार्विन का। किसका है, डार्विन का, ठीक है। डार्विन का अवतलन सिद्धांत है। अगर मर्रे का देखेंगे तो स्थिर स्थल सिद्धांत है, स्थिर स्थल का सिद्धांत है। और डेली का देखेंगे तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, ठीक है, नियंत्रण सिद्धांत है। और डार्विन का तो अवतलन आप जानिए। तो इस तरह से तीनों पर फोकस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आगे आने वाले प्रश्नों में इसका फिर से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, फिर आगे दे दिया गया है, यानी आप ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
देखिए, विभिन्न प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का डेविस महोदय ने क्या किया, प्रतिपादन किया है? तो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के विषयक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का डेविस महोदय ने प्रतिपादन किया? अब ध्यान से देखना है, यहां अवतलन शब्द है सब्सिडेंस, यहां भी अवतलन शब्द है सब्सिडेंस, ठीक है। तो ये इसको तो मर्रे ने किया है, कौन किए हैं? एक मिनट, इसको किए हैं डार्विन, कौन किए हैं? डार्विन, ठीक है। ये आपका स्थिर स्तर सिद्धांत है, स्थिर स्थल, ये है मर्रे का, ठीक है। हिमनद नियंत्रण, इसको आपने देखा है डेली का, किसका? डेली का। अब ये संशोधित अवतलन, मॉडिफाइड अवतलन सिद्धांत, ये किसका था? यही है डेविस महोदय का। किसका? डेविस महोदय का, जिन्होंने डार्विन के सिद्धांत को क्या किया है? संशोधित करके प्रस्तुत किया है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप देखेंगे कहां पर, इसका आंसर आप देखेंगे अपनी घटना चक्र में, तो ये वहां पर थोड़ा सा पहले को लगा दिया है, जबकि मॉडिफाइड वाला ज्यादा सही है। पता नहीं टाइपिंग एरर हुआ है कि क्या हुआ है। आप फिलहाल संशोधित शब्द जब आए तो वहां लगाइएगा डेविस, जब केवल अवतलन सिद्धांत दे तो डार्विन लगाइएगा, स्थिर स्थल दे तो मर्रे, और हिमनद नियंत्रण दे तो डेली का। समझ में आई बात? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति से उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो डार्विन का अवतलन सिद्धांत ये तो है, हिमानी नियंत्रण ये भी है, प्रगामी तरंग सिद्धांत ये जो ज्वार भाटा से संबंधित है, किससे है? ज्वार भाटा से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, मर्रे ये भी है। तो आप जान लीजिए कि सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? प्रवाल भित्तियों का, प्रवाल भित्तियां कई प्रकार की होती हैं, उनकी आकृति और संरचना तथा जमाव के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तटीय प्रवाल भित्ति, ये भी सही है, तटीय, तट के सहारे जिनका निर्माण होता है उसे तटीय कहते हैं। एटाल ये भी है, एटाल किसी द्वीप के चारों तरफ रिंग के आकार का, ठीक है, अंगूठी के आकार का, वलय के आकार का जब प्रवाल का जमाव हो जाता है तो उसे हम एटाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटाल कहते हैं। महासागरी द्रोणी यही नहीं है, महासागरी द्रोणी यह कोई प्रकार या वर्गीकरण नहीं है। अवरोधी प्रवाल ये भी है, अवरोधी प्रवाल ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, यानी यही सही है। क्लियर हो गया आपका? हाँ, एटाल है, देखिए समुद्री धारा, पर्वत शिखर, द्वीप, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति, तो इसका आंसर होगा एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। देखिए ये ऐसे कोई द्वीप होता है सागर या महासागर में, जिसके चारों ओर ऐसे रिंग के आकार की संरचना बन जाती है, इसी को क्या कहते हैं? एटॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉल कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत चर्चित भी है। ये प्रश्न तो कतई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वनडे आदि में भी पूछा जाता है, ठीक है, जीएस टाइप का प्रश्न है। तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया आप निश्चित रूप से भूगोल के विद्यार्थी अगर हैं तो जान रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर पाई जाती है। पश्चिमी है तट और ये है पूर्वी तट, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, हाँ, GRB, GBR कह सकते हैं। आगे कह रहे प्रवाल विरंजक परिणाम है। प्रवाल विरंजक परिणाम है कौन सा? मतलब जो प्रवाल को विकसित ना होने दे, प्रवाल को नष्ट कर दे। तो देखिएगा, गर्म समुद्री धाराओं का, विश्व के बढ़ते तापमान का, सामुद्रिक जल प्रदूषण का, सामुद्रिक जल की लवणता में वृद्धि का। अगर बात करें तो केवल पहले को छोड़कर सभी हैं, पहले को छोड़कर सभी हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन है? विश्व के बढ़ते
तापमान। तापमान अगर अधिक होने लगता है तो प्रवालों का विकास बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे बी सी डी तीनों है, ज्यादा प्रदूषण होता तो भी नहीं होता है, लवणता में वृद्धि हो जाती तो भी नहीं होता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर अगर देंगे तो तापमान। आगे देखिएगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर आप जानते हैं कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और बिना तट का सागर है। मतलब एक तरफ से कनारी की धारा है, दूसरी तरफ से कनारी की ठंडी धारा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से गल्फ स्ट्रीम है। ये दोनों धाराओं के बीच यह जगह शांत होती है, ऐसे घूमता रहता है जल। शांत क्या होती है? घूमता रहता है गोल गोल। उसी के बीच घास पाई जाती है समुद्री, जिसे हम सारगैसो कहते हैं। इसीलिए बिना तट का सागर भी इसे कहते हैं। तट नहीं है लेकिन सागर नाम दिया जाता है। तो ये क्या है? सागरी वनस्पति क्षेत्र है। क्या है? सागरी वनस्पति क्षेत्र है। आगे कह रहा सारगैसो सागर स्थित है कहां? अटलांटिक महासागर में। अभी मैंने आपको बताया अटलांटिक महासागर में। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि चैलेंजर अभियान के दौरान महासागर में 50 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य क्या स्थिति होती है? जल की सतह का तापमान 12.94 सेल्सियस होता है और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 सेल्सियस होता है। जल्दी से इसके बारे में बताइए कि क्या प्रश्न इसका सही है, क्या आंसर सही है? प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय सत्य है, प्रथम कथन सत्य है और द्वितीय कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य हैं। तो इसकी जब आप बात करेंगे, ठीक है, चैलेंजर अभियान की अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो मैंने ढूंढा है, ठीक, वो मिला नहीं है, लेकिन चाहे घटना चक्र हो, यूथ हो, आपकी शिल्पी हो, ठीक है, आयोग के अनुसार दोनों कथन को सत्य मानती है, लेकिन घटना चक्र विश्लेषण करती है तो इसको और इसको ये सही नहीं बता रही है, ठीक है। उस आधार पर दोनों कथन असत्य हैं, लेकिन इसको सत्य माना गया था, तो आप भी इसको सत्य मानकर चलिए। आगे कह रहे विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ये भी प्रश्न आंसर के हिसाब से विवादित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना है, जिसे चैलेंजर भी कहते हैं। मेरियाना जिसे चैलेंजर भी कहते हैं, इसकी गहराई 11,000, ठीक है, 32 या 33 मीटर है, ठीक, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। इसलिए ए और सी दोनों ऑप्शन यहां सही थे, ए और सी, क्योंकि दोनों एक ही के नाम हैं। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है कि चैलेंजर गर्त कहां स्थित है। चैलेंजर गर्त कहां स्थित है? तो अभी मैंने बताया प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को मिलाइए। सही उत्तर को मिलाइए। अब देखिएगा मिलाते हैं। सुंडा को हिंद महासागर कहीं दिया है, सुंडा को हिंद महासागर से मिलाते हैं। सुंडा को किससे? हिंद महासागर से मिला लेते हैं। इसके बाद देखिएगा चैलेंजर, ये देखिए गलत टाइप हुआ है थोड़ा सा, ये चैलेंजर है ना कि पैसेंजर है, यही सब, ये है चैलेंजर, बना लीजिएगा। ये है चैलेंजर, ठीक है। अब ये सही हो गया। आगे देखिए चैलेंजर को आप किससे मारेंगे? प्रशांत महासागर, देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, ए को 4 से, ए को किससे मार देंगे? 4 से। ए में 4 कहीं है, ए में 4 है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि 4 में 3 है, 4 में आपका कौन मिल गया? 3 मिल गया, ठीक। इसी तरह से प्यूटोरिको, अब यहां से आप मिला सकते हैं। आपका बी में कौन सा ऑप्शन है? बी में देखिएगा 1,
पश्चिमी द्वीप समूह के पास, पश्चिमी द्वीप समूह के पास कौन सा है, प्यूर्टोरिको है। और रोम से देखिएगा सी में आपका 2 है, दक्षिणी आंध्र महासागर, ये आंध्र महासागर है, आंध्र महासागर, जिसे आंध्र या अटलांटिक भी कहते हैं, टाइपिंग एरर है फिलहाल, तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि सुंडा खाई स्थित है, सुंडा खाई कहां स्थित है, तो सुंडा हिंद महासागर में स्थित है, जावा द्वीप के पास, हिंद महासागर में जावा द्वीप के पास। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, महासागर और गर्त दिया गया है। तो देखिए मेरियाना दिया गया है, रोमसे दिया गया है, सुंडा दिया गया है, एल्यूसियन दिया गया है। तो मेरियाना तो कहां है, प्रशांत महासागर में, ये सही है। रोम से अंध महासागर, ठीक है, और एल्यूसियन हिंद महासागर, रोम से भी सही है, ये भी अंध महासागर में है, ठीक है, सुंडा भी हिंद महासागर में सही है, एल्यूसियन ये सही नहीं है, एल्यूसियन ये सही नहीं है, आप जान लीजिए, एल्यूसियन क्या ये सही नहीं है, ठीक है, बाकी सब क्या है, सही है। ये एल्यूसियन की बात करेंगे तो ये भी कहां, उत्तरी प्रशांत में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है, अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे। क्लियर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहां पढ़ने हम लोग नहीं जा पाते हैं और प्रश्न का गलत आंसर दे देते। एल्यूसियन उत्तरी प्रशांत में, यह भी बताया गया सही है। टोंगा, ठीक है, सुंडा हिंद महासागर में, यह भी सही है। अब टोंगा और प्यूर्टोरिको देखिए, टोंगा और प्यूर्टोरिको ये कहां हैं, ठीक, तो मैं बता दूं प्यूर्टोरिको जो है आपका ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहां है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, इसलिए यही गलत है। बाकी टोंगा दक्षिणी प्रशांत में, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। ये कहां है, ये उत्तरी में है, उत्तरी अटलांटिक में है, इसलिए ये गलत। आप सोचिए कि ये कितना डीप प्रश्न है, ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। प्यूर्टोरिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, टोंगा दक्षिणी प्रशांत में, एल्यूसियन उत्तरी प्रशांत में, और सुंडा हिंद महासागर कहां, हिंद महासागर में जावा द्वीप के पास। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद हो जाएगा, कई बार रिपीट कर लीजिएगा, सब पूछे गए प्रश्न है। चैलेंजर गर्त यानी मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत में, ये भी सही है। सुंडा, सुंडा हिंद महासागर, वाल्डिविया, वाल्डिविया दक्षिणी प्रशांत महासागर, और टोंगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। आइए इस पे अगर विचार करते हैं तो कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला तो सुमेलित है, पहला क्या है, सुमेलित है। और दूसरे की अगर हम बात करें, किसकी, दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा भी सही है, ठीक, चूंकि हिंद महासागर में उत्तर और दक्षिण कुछ होता नहीं है, या उत्तर देने से आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वाल्डिविया ये भी सही है। टोंगा अभी आपने पढ़ा है टोंगा गर्त के बारे में कि टोंगा कहां है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और ये क्या दिया है, अटलांटिक महासागर। इसके पहले वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, टोंगा क्या है, दक्षिणी प्रशांत में है, और वहां क्या दे दिया है, अटलांटिक महासागर, इसी की वजह से गलत है। समझ में आई बात। तो एक बार अलग अलग लिखकर इसको बैठा लीजिएगा, ठीक, कौन कहां है। अब ये जब मैं विस्तृत में पढ़ाऊंगा तो विश्व का मैप बनाकर ही उसमें दिखा देता हूं, ठीक, क्योंकि बच्चों को मैंने यही पढ़ाया है ऑफलाइन में, ठीक है। लेकिन अब यहां अभी वो चल नहीं रहा है, यहां तो आपका बहुविकल्पी प्रश्नों पर रिवीजन चल रहा है। कह रहे विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन सी है। देखिए
गल्फ पूछ रहा है, खाड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी की अगर बात करें तो ये ऑप्शन जो दिया है इसमें मैक्सिको की खाड़ी होगी, ठीक है। और बे अगर पूछता तो बंगाल की खाड़ी होती। बे, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी दोनों एक गल्फ कहते हैं, ठीक है, एक को बे कहते हैं। जो गल्फ होती है वो पूरी तरह से तीन तरफ से घिरी होती है, बे जो है चंद्राकार होती है, बे जो है चंद्राकार। तो बे पूछता तो बंगाल की खाड़ी, और चूंकि खाड़ी पूछ रहा है गल्फ तो मैक्सिको की खाड़ी होगी इन ऑप्शन में से। आइए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए कूट की सहायता से। चलिए देखिएगा, क्यूटो क्यूटो 2 बार इन्होंने क्या कर दिया है, 2 बार कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आपके प्रश्न में भी है। मिलाने की कोशिश करते हैं, कौन सा द्वीप कहां है, कौन सा द्वीप कहां है। तो क्यूटो देखिएगा जापान में है, क्यूटो कहां है, क्योटो और क्यूटो है, दोनों अलग अलग है, केवल उच्चारण आपको एक जैसा लग रहा होगा। उच्चारण क्या है, एक जैसा लग रहा होगा। एक क्यूटो है और एक है क्यूटो। देखिए क्यूटो जो है वो इक्वाडोर में है, बी से 2 मिलाइए। क्योटो जो है ये जापान में है, बी में 2 और सी में 3, ठीक है। मानहट्टन द्वीप और हांगकांग, तो डी में 4, ये भी सही है, यानी सब मिला हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। मानहट्टन द्वीप उत्तरी अमेरिका, क्यूटो इक्वाडोर, क्योटो जापान और हांगकांग द्वीप चीन में है, ठीक है ना जी। आगे करण, निम्नलिखित में से कौन जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर को, ठीक है। तो देखिएगा इस जल डमरू का नाम है, 2 चीजें बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य ऐसी जल संधि जो जिसके काटने से 2 स्थान डमरू का आकार ले लें उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं, जल डमरू मध्य। तो बेरिंग जल डमरू मध्य तो जान लीजिए आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, एशिया को अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। हाँ, वास्पोरस जल संधि यही आपकी किसको, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है वास्पोरस जल संधि। बाकी मलक्का हिंद महासागर में है, पाक भी हिंद महासागर में है, ठीक है। पाक और मलक्का ये दोनों कहां हिंद। पाक जल डमरू मध्य कहां स्थित है, ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, और पाक जल संधि से कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे करण, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है। बेरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लुजान फिलीपींस, पाक भारत, मलक्का थाईलैंड, मलक्का थाईलैंड। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगर बात करेंगे बेरिंग तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये, और है क्या आप जाने, अलास्का वाला हिस्सा और एशिया का कमचटका वाला हिस्सा, ये दोनों को जुड़ने से ये रोकता है, ठीक। लुजान ये फिलीपींस के पास है जल संधि, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। पाक ये भारत के पास है, मलक्का जो है थाईलैंड का नहीं, इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच है, इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच, किसके बीच, इंडोनेशिया प्लस सुमात्रा के बीच। तो यही क्या है आपका गलत है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मालदीव, मेडागास्कर, लक्षद्वीप या सुमात्रा। तो हिंद महासागर की बात करेंगे तो मेडागास्कर जो अफ्रीका के पूरब हिस्से में लगा हुआ है, यही सबसे बड़ा द्वीप है। आगे कह रहा है कि वासी जल संधि, वासी या बंसी जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ठीक। आइए बात करते हैं वंशी जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो देखिएगा
दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर, पीत सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, पीत सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर, पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर। कौन सी संधि? बंसी या बांसी जनसंधि। तो चीन, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को ये क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, ऐसी ऐसी जल संधियां हैं। तो आप जान लीजिएगा, कुछ जो आप पढ़े हैं उसके अतिरिक्त भी जान लीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस टाइप की चीजें हैं जो बहुत चर्चा में रहता है, कभी कभी वो नहीं पूछता है। किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है। दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समय के बारे में बता दूं। ये होता है ज्वार, फिर इसके बाद आता है भांटा, फिर आता है ज्वार, फिर आएगा भांटा। क्योंकि ज्वार के बाद भांटा जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी जो ऊपर आएगा फिर उतरेगा, नहीं। तो दो ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, दो भांटे के बीच भी 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होगा। लेकिन यदि ज्वार भांटा के बीच पूछ ले तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 6 घंटा 13 मिनट का। क्लियर? अब ये पूछ रहा है दो क्रमिक ज्वारों के मध्य, दो क्रमिक ज्वारों के मध्य पूछ रहा है, यानी ज्वार 12 घंटा 26 मिनट का आंसर सही होगा आपका, 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, गुड। आगे कह रहा है कि विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार और भांटा के समय में अंतर होता है। ज्वार और भांटा पूछ लिया अब की बार, और ऑप्शन देखिए 12 घंटा 24 घंटा 12 घंटा 26 मिनट और 24 घंटा 52 मिनट। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ज्वार और भांटा पूछ लिया तो अभी आपको बताया गया था ट्रिक क्या, 6 घंटा उस हिसाब से कितना 13 मिनट आंसर होना चाहिए, लेकिन कोई आंसर नहीं है, इसलिए सभी आंसर इसके क्या है, रॉन्ग है। क्या सही होगा? 6 घंटा 13 मिनट। अगली बार आए तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न। कह रहा कि चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य बल से कितना गुना अधिक है। ठीक है, चूंकि सूर्य पृथ्वी से ज्यादा दूर है, चंद्रमा बहुत पास है, इसलिए चंद्रमा बहुत छोटा होते हुए भी ज्यादा जल को आकर्षित करता है। तो वही पूछ रहा है कितना गुना अधिक है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब है 2.17। ठीक है, इतना गुना अधिक बल लगाता है कौन? चंद्रमा सूर्य से। ठीक है ना जी। आगे कह रहा उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि देखिए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, यस यम और अर्थ, ये एक सीधी रेखा में हो, इसको सिजगी कहते हैं, सिजगी। इस समय उच्च ज्वार आता है। क्या आता है? उच्च ज्वार। ठीक, अब चाहे वह किसकी स्थिति हो, अमावस्या की हो या पूर्णिमा की हो, अमावस्या की हो या पूर्णिमा की हो, दोनों समय उच्च ज्वार आता है। ठीक है, अमावस्या या पूर्णिमा। ठीक है, लेकिन यदि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में हो, ठीक है, तीनों क्या है? समकोण की स्थिति में हो, तो उस समय लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार। और ये कब होता है? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, काली रात उजाली रात की सप्तमी और अष्टमी को। क्लियर? अब इस प्रश्न पर विचार करिए। कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को, दो विपरीत रहे चाहे अगल बगल रहे, दोनों सीध में अगर होंगे तो उच्च ज्वार आएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। आगे
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये सही है। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब सागर और महासागर का जल धरातल पर आने लगता है तो उसे हम कहते हैं ज्वार और भाटा। और जब सागर और महासागर के अंदर भूकंप आता है उसके कारण जल जब ऊपर आने लगता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। क्लियर? आगे देखिए, कह रहे लघु ज्वार भाटा कब आता है? अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार, एक सप्ताह में 2 बार। तो लघु ज्वार भाटा कब आएगा? अर्धचंद्र के समय। कब आएगा? अर्धचंद्र के समय, यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की क्या है? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। आइए, कह रहा है कि ज्वार के प्रगतिशील तरंग प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो ये सिद्धांत विलियम डेवल नहीं है, ये हैवल है भाई। डेवल नहीं, हैवल है। विलियम हैवल, ये सही है, विलियम हैवल। अब देखिएगा, इसके बाद आइजैक न्यूटन की अगर बात मैं करूं, यही आप सब जान लीजिए, आइजैक न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया वह है संतुलन सिद्धांत। क्या है? संतुलन सिद्धांत। ठीक है। आर्य हैरिस ने दिया है स्थिर तरंग सिद्धांत। स्थिर तरंग सिद्धांत। ठीक है। और कौन? एरी। ठीक है, जेबी एरी ने दिया है नहर सिद्धांत। जेबी एरी ने दिया नहर सिद्धांत। ठीक है, देखिए एक ही जगह हमने सब बना दिया और सभी का आंसर आपके पास हो गया। ठीक है, हैवल ने जो दिया है वो प्रगतिशील सिद्धांत है, संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया, स्थिर तरंग सिद्धांत आर्य हैरिस ने दिया, जेबी एरी ने नहर सिद्धांत दिया। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है? ठीक है, किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, तो आप जानिएगा कि हैरिस और हेस का जो तरंग सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत, इसको हम दोलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बाकी पे चर्चा की है। आर्य हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है? अभी तुरंत जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। आर्य हैरिस तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत, अभी इसको बताया गया है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। संतुलन, गतिक और प्रगामी सिद्धांत कौन दिए हैं? ठीक है, ये सारी चीजें अभी इसके पहले आंसर इसका दिया गया है। तो आपको यदि आप ध्यान देंगे तो इसी में सब कुछ आपका रट जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहे ज्वार भाटा की उत्पत्ति विषयक स्थिर तरंग सिद्धांत, ये भी अभी बताया गया है। स्थिर तरंग सिद्धांत किसका है? तो जल्दी बताइएगा। स्थिर तरंग सिद्धांत हैरिस का है। किसका है? हैरिस का स्थिर तरंग। ठीक, हाँ आगे देखिए, कह रहा है कि सागरी निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? सागरी निक्षेप, जो सागर के अंदर निक्षेप पाए जाते हैं, अवसाद पाए जाते हैं, उसका अध्ययन सर्वप्रथम करने का काम किया है कौन? मर्रे ने। कौन किए हैं? मर्रे लिखा है लेकिन मर्रे इनका नाम है। आगे, ग्लोबजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? ग्लोबजेरिना, ठीक है, की अधिकता किस महासागर में मिलती है? तो जान लीजिएगा प्रशांत महासागर में। ग्लोबजेरिना पंख यानी कीचड़, ठीक है, की अधिकता किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगला देखिए,
समुद्र तल पर पौधों एवं जंतुओं के अवशेष पंख उज के निक्षेप को क्या कहते हैं? समुद्र तल पर जो जंतुओं और पौधों के अवशेष या पाए जाते हैं या पंख पाए जाते हैं उसे हम नैरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरेटिक। और जो शैवाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैलेजिक कहते हैं। उसे हम पैलेजिक कहते हैं। शैवालों को पैलेजिक और जंतुओं और पौधों को अवशेषों को हम क्या कहते हैं? नैरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरेटिक। आइए अगला है कि प्रायः सभी सागरों में तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो देखिएगा प्रायः अगर देखा जाए गहनतम मतलब सबसे अंदर के भागों में क्या पाया जाता है? लाल मृत्तिका पाई जाती है। लाल मृत्तिका, रेड क्ले। मृत्तिका मतलब मिट्टी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नितल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख या मड का प्रकार नहीं है? ठीक है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसमें से पीला नहीं है, बाकी सब सही है। पीला नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। सागर नितल पर शांत जल में लाल, नीला और हरा पाया जाता, लेकिन पीला नहीं पाया जाता। आगे देखिएगा, टेरोपॉड पंख होता है। टेरोपॉड पंख कैसे होता है? तो टेरोपॉड जब आए तो जान लीजिए ये चूना होता है। क्या होता है? चूना होता है। आगे है टेरोपॉड पंख होता है, ये तो हो गया। तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 40 क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी है वीडियो आपको बताते जाइएगा। इत्मीनान से देखिए सारे प्रश्नों को और स्किप पर करके मत जाइए, ठीक है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहां से 1-2 प्रश्न छपेंगे। तो कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।